लेकिन कंपनी चाहती थी कि अभी भी हमारा व्यापारिक एकाधिकार बना रहे। कंपनी का कहना था कि नहीं, भारत में शासन करना आसान नहीं है, वो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, वो मेरे एकाधिकार में रहना चाहिए। तो कंपनी नहीं चाहती थी कि मेरा हमारा एकाधिकार जाए, और अंग्रेज व्यापारी चाहते थे कि हमारे लिए भी रास्ता खोला जाए। तो ये इसी स्थिति में ब्रिटिश संसद ने पास किया 1813 का चार्टर अधिनियम। तो इस चार्टर अधिनियम का जो प्रावधान था वो क्या था, आइए देखते हैं। तो इसका पहला प्रावधान क्या था? पहला प्रावधान था कि कंपनी शासित जो क्षेत्र थे, कंपनी शासित जो क्षेत्र थे उस पर ब्रिटिश क्राउन का प्रभुता स्थापित हो गया, मतलब संप्रभुता स्थापित हो गया। मतलब कि कंपनी शासन तो कर रही थी, लेकिन अंतिम मालिकाना हक किसके पास था? क्राउन के पास था। सर्वोच्च अधिकारी कौन था? क्राउन था। सेकंड प्रावधान इसका क्या था? सेकंड प्रावधान था कि ब्रिटिश संसद ने यह कहा था कि अब से भारतीय राजस्व का प्रयोग सिर्फ भारतीय प्रशासन और खर्चे के लिए होगा। ब्रिटिश संसद ने कहा था कि भारतीय राजस्व का प्रयोग सिर्फ भारतीय प्रशासन और खर्चे के लिए। बोला कि इंग्लैंड नहीं ले जाएंगे, इंग्लैंड नहीं जाएगा, ये प्रावधान था इसमें। लेकिन ये सब बातें सिर्फ कागज पर अच्छी थी, बस व्यवहार में यही था कि भारत का जो पैसा है, भारत का जो राजस्व है, वो इंग्लैंड के व्यापार में, प्रशासन में ही खर्चे हो रहे थे। तो ये दो प्रावधान था। अगला प्रावधान क्या था? अगला प्रावधान था कि पहली बार क्या आप जानते हैं कि 1813 का चार्टर अधिनियम वो पहला एक्ट था जो स्थानीय शासक को यह अधिकार दे दिया कि आप स्थानीय लोगों पर टैक्स लगाइए। ये पहला ऐसा एक्ट था जो स्थानीय शासक को लोगों पर टैक्स लगाने के लिए अधिकार दे दिया, टैक्स का अधिकार। और तो और इसने बोला कि अगर कोई टैक्स नहीं देता है, अगर आप टैक्स लगाते हैं और अगर टैक्स नहीं पेमेंट करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे दोनों व्यवस्था था कि या तो टैक्स दो या फिर दंड भुगतो, ये प्रावधान था। अगला प्रावधान इसमें क्या था? अगला प्रावधान था कि पहली बार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का निर्णय लिया गया। पहली बार ब्रिटिश संसद ने बोला कि इंडियन एजुकेशन पर 1 लाख रुपया खर्च होगा। पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान था। लेकिन ये खर्च हो नहीं पाया था। अगला प्रावधान क्या था इसमें प्रावधान था कि जो ईसाई मिशनरी थे उनको ये अधिकार दे दिया गया कि आप भारत में धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यानी कि मिशनरियों को अधिकार दे दिया गया, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार, ये था। इनके पास में अधिकार दे दिया गया कि आप भारत जाकर के आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये इसका प्रमुख प्रावधान था। तो हम लोग ये देखें कि 1813 का चार्टर अधिनियम में, हाँ, एक और जो इम्पोर्टेंट प्रावधान है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान है कि 1813 में जो ये मतलब टकराव हो रहा था कि अंग्रेज व्यापारी चाहते थे कि हमें व्यापार करने दिया जाए, कंपनी नहीं चाहती थी कि उसको मिले। तो इसके लिए क्या प्रावधान मिला कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, सिर्फ चीन और चाय को छोड़कर। एकाधिकार समाप्त सिर्फ किसको छोड़कर? सिर्फ जो चीन और चाय का जो व्यापार था उस पर अभी भी किसका एकाधिकार बना हुआ था? उस पर अभी भी एकाधिकार बना हुआ था, मतलब मोनोपोली जो बना हुआ था वो कंपनी का था, एकाधिकार कंपनी का। लेकिन बाकी के जो व्यापार थे
बाकी के जो व्यापार थे वो दोनों के लिए खोल दिए गए, व्यापारी के लिए और कंपनी दोनों, यानी कि अब कोई भी अंग्रेज व्यापारी भारत यूरोप व्यापार कर सकता था, ये प्रावधान किया गया। एक और इसमें प्रावधान क्या किया गया कि भारत को ब्रिटेन का एक बड़ा बाजार बना दिया गया। मतलब जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो वहां पे क्या हुआ कि बहुत सारे जो टेक्सटाइल कंपनी से जो प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, जो कपड़ा उत्पादन हुआ, तो भारत ब्रिटेन के लिए एक माल बाजार बन गया। भारत ब्रिटेन के लिए क्या बन गया? माल बाजार। एक तरीका से ये बाजार बन गया। कैसे? क्योंकि एक तरफ भारत से ही रॉ मटेरियल्स जो है, जो कच्चा माल है, उसको वहां सप्लाई कर रहे थे और यहाँ के कच्चा माल से ही वहां प्रोडक्ट बनाते थे, और फिर जब वो प्रोडक्ट फाइनल हो जाता था, फिनिश्ड हो जाता था, तो वो फिनिश्ड गुड्स को ला करके इंडिया में ही बेच रहे थे। मतलब इंडिया एक तरफ से सप्लायर भी था और कंज्यूमर भी बन गया, दोनों रोल में आ गया। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि भारत को वो अपने माल को मतलब बनाने के लिए भी और बेचने के लिए भी, दोनों के लिए वो उपयोग कर रहे थे। जो रॉ मटेरियल्स है वो भी कहाँ से ले जा रहे थे? इंडिया से। और भारत को मतलब इनका जो फाइनल जो गुड्स बना था, जो इनका फिनिश्ड गुड्स बन के आता था, वो भी कहाँ बिक रहा था? इंडिया में बिक रहा था, वो भी इंडिया में बेचने लगे। अब इसका परिणाम क्या हुआ? अब हमारे यहाँ जैसे कि मान लीजिए कि कोई अभी ब्रिटेन से कोई कंपनी हमारे के यहाँ, अगर जो हथकरघा से, छोटे उद्योग से जो कपड़े बने, और उसके बाद में तो हमारे के यहाँ तो लेबर लगे हैं, उसमें बहुत सारे लोग उसमें काम किए हैं, तो उसका थोड़ा उसका कॉस्ट होगा, वो कॉस्टली थोड़ी सी तो होगी। और ब्रिटेन में वो मशीन से बहुत ज्यादा हमारे ही कच्चे माल से वहां पे बहुत सारे उत्पादन कर लिया और फिर इंडिया में ही ला करके बेच रहे हैं, तो वो हमारे तुलना में उनका माल सस्ता होता था। ऐसे में क्या हुआ कि हमारा जो उद्योग था, हमारा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, हथकरघा उद्योग था, वो उस पर क्या हो गया? उसको नुकसान हो गया। उसको क्या हो गया? उसको नुकसान हुआ। और बेनिफिट में कौन रह गए? ब्रिटेन, क्योंकि ये रॉ मटेरियल सप्लायर भी भारत बन गया इसके लिए और कंज्यूमर भी बन गया, मतलब भोग भी हम ही लोग कर रहे हैं। तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम का प्रावधान। तो इसका मेन कंक्लूजन क्या निकलता है? इस क्लास का निष्कर्ष निकलता है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। सिर्फ चाय और चीन का व्यापार पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, बाकी सब पर ब्रिटिश व्यापारी के लिए भी रास्ता खोल दिया गया। सेकेंड की भारतीय जो संसाधन है उसका और दोहन बढ़ गया। हथकरघा जो हमारा ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो चौपट हो गया। और जो प्रावधान किए गए थे कि भारत का रेवेन्यू सिर्फ भारत के प्रशासन के लिए खर्च होगा, वो सब सिर्फ कागजी बात थी। तो हम लोग चार्टर 1813 का चार्टर अधिनियम में ये देखे। अगली क्लास हमारी होगी 1833 और 1853 का चार्टर अधिनियम पर। तो आपको वीडियो कैसी लगती है आप अपना कमेंट्स करें, अपना राय बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।